आप सबका स्वागत है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। मैं हुमैरा जिया आपके सामने BECC 132 की इसके बारे में लेक्चर देने जा रही हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्केट। मार्केट किसको कहते हैं? क्या हम आम लैंग्वेज में भी मार्केट को वही मानते हैं जो हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में मानते हैं? हम जो कॉमन लैंग्वेज में इसको डिफाइन करते हैं वो होता है कि हमें जहां पे भी सहूलियत मिलती है, जिस जगह पे भी सहूलियत मिलती है बाय करने की और सेल करने की, उसको हम उस जगह को हम बताते हैं मार्केट। लेकिन इकोनॉमिक्स में जगह का होना जरूरी नहीं है। हमें जो कॉमन लैंग्वेज में मीनिंग है वो डिफरेंट होती है इकोनॉमिक्स लैंग्वेज से। हम वहां पे बताते हैं वो जगह जहां पे एक बायर खरीदने वाला और बेचने वाला मिले, उसको हम मार्केट कहते हैं। लेकिन मायशात में इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जहां पे भी, जिस जगह पे भी, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह, खास जगह का होना जरूरी नहीं है, बल्कि हम किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त पे, किसी भी जगह पे जहां पे हमें सहूलियत मिलती है परचेज करने की और बेचने की, उसको हम मार्केट कहते हैं। जैसे कि हम अमेज़न पे किसी भी जगह पे, हम जो वहां पे पर्टिकुलर शॉप है, हम वहां पे नहीं जाते हैं, बल्कि हम उस जगह पे तो जानते भी नहीं है, उस जगह के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन हमें सहूलियत मिलती है बेचने की और खरीदने की, उसको हम बताते हैं मार्केट। मार्केट हम कई तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। अगर हमें जगह के बेसिस पे बहुत सारे मार्केट्स की किस्में हैं। जिस तरह से हम बताते हैं रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन आपके निसाब में जो मेंशन है, जो सिलेबस के लिहाज से मेंशन है, यहाँ पे हमें सेलर को आपस में, ये 2 सेलर्स है, ये 4 सेलर्स है, 4 से ज्यादा सेलर्स है, 10 सेलर्स है, 20 सेलर्स है, कितने सेलर्स है जिनको आपस में कंपटीशन है। क्योंकि जो सेलर्स होते हैं, अगर ये एक ही जैसी चीज बेचते हैं या डिफरेंट किस्म के, यानी कि उन चीजों का नाम अलग अलग होता है, काम जो है वो एक ही होता है, वो सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स होते हैं, उनको हम एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनको आपस में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होता है। एक जो बेचने वाला, अगर ए बेचने वाला है, अगर बी बेचने वाला है, अगर सी बेचने वाला है, चीजों को जितने भी बेचने वाले होते हैं उनको आपस में मुकाबला होता है। एक सेलर बताएगा मुझे ही ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, दूसरा सेलर बताएगा मुझे ही ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। ये एक दूसरे को compete करते हैं, एक दूसरे के ये राइवल्स बन जाते हैं, ताकि एक जो है वो ज्यादा से ज्यादा compete में आगे जाए, वो वही जीतने वाला बन जाए, वही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करे। इसीलिए बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास मार्केट्स है। जिस तरह से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, हमारे पास ऑलिगोपोली होते हैं,
ये वो मार्केट्स हैं जो बेचने वालों के दरमियान कितना कंपटीशन है, ये उसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम आते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन ये ऐसा मार्केट है जहां पे हमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं, और या बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, और बहुत सारे बायर्स होते हैं या खरीदने वाले होते हैं। क्योंकि मार्केट में जो हमें बेचने वाला है और खरीदने वाला है, दोनों से ही मार्केट बनता है। अब हमने बताया परफेक्ट कंपटीशन ये ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, और जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक जैसा होता है, वो यकसा होता है। अगर सेलर ए है, उसका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेलर के साथ मिलाप लेता है, यानी कि वो अगर उसका एक्स प्रोडक्ट है, इसका भी एक्स प्रोडक्ट वैसा ही हूबहू होगा जैसे सेलर ए का है, जैसे सेलर बी का है, वैसे ही सेलर सी का होगा, वैसे ही सेलर डी का होगा। यानी कि उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, वो यकसा होते हैं, चाहे वो साइज में, चाहे वो शेप में, चाहे वो रंग में, हर एक एंगल से वो एक जैसे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होती है। इसको हम बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो हम बता सकते हैं परफेक्ट जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, लेकिन बेचने वालों का जो उनकी जो चीजें होती हैं वो एक जैसी होती है, उनमें कोई भी फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर सेलर ए का पोटैटो हो, वो दूसरे सेलर का पोटैटो भी वैसा ही होगा। अगर सेलर ए का टमाटो हो, दूसरे सेलर का भी टमाटो वैसे ही होगा, उसमें वो हर एक सूरत में एक जैसा होगा, इसीलिए वो प्रोडक्ट ऐसा होगा, वो एक जैसा होगा, वो यकसा होगा, उसमें कोई फर्क ही नहीं होगी। ऐसे मार्केट को बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन। उसके फीचर्स पे आते हैं। फीचर नंबर वन, यहाँ पे फीचर नंबर वन है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं। बेचने वालों का जो उनकी तादाद है वो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा, उसका क्या फर्क पड़ता है? उसका ऐसे फर्क पड़ता है, अगर हमारे पास बहुत सारे बेचने वाले होंगे, तो अगर उनमें से एक बेचने वाला वो बेचेगा ही नहीं, अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा, तो मार्केट प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे दूसरा भी ऐसा ही करेगा, मार्केट प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स इतने हैं कि यहाँ पे प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस एक जैसा रहेगा, प्राइस पहले भी वही था, अब भी वही रहेगा। तो ये पहला वाला जो फीचर है, तो हम बताएंगे तादाद के लिहाज से बेचने वाले बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि अगर एक या दो बेचने वाले बेचेंगे नहीं, तो उनके प्रोडक्ट का जो मार्केट में प्रोडक्ट है बायर्स के लिए, उसमें उसके प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फीचर नंबर टू, यहाँ पे हमें बहुत सारे जो खरीदने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई खरीदने वाला खरीदाएगी, वो पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मार्केट प्राइस में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमें पता है अगर डिमांड ज्यादा होती है, अगर डिमांड कम होता है, अगर सप्लाई ज्यादा होती है, लेकिन
यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट है जहाँ पे इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर खरीदने वाले खरीदेंगे ही नहीं तो मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा, उस पे कोई भी असर नहीं होगा। आते हैं हम किस पे? आते हैं हम फीचर नंबर थर्ड पे। फीचर नंबर थर्ड पे है हमारे पास फ्री होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जो हमें सारे सेलर्स है परफेक्ट कंपटीशन में उनका प्रोडक्ट एक जैसा है, चाहे वो साइज के हिसाब से देखेंगे, चाहे वो शेप के हिसाब से देखेंगे, चाहे वो कलर के हिसाब से देखेंगे, चाहे वो ब्रांड के हिसाब से देखेंगे, वो एक जैसा होगा, जिसको हम होमोजेनियस प्रोडक्ट बताते हैं। उसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। जैसे सेलर ए का प्रोडक्ट है वैसे ही सेलर बी का प्रोडक्ट भी होगा, वैसे ही सेलर सी का प्रोडक्ट भी होगा, वैसे ही सेलर डी का प्रोडक्ट भी होगा, वैसे ही सेलर ई का प्रोडक्ट भी होगा। यहाँ हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा होगा, जिसको हम बताते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। उसके बाद फीचर नंबर 3 पे आते हैं, वो है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। क्योंकि एक इंडस्ट्री बहुत सारे फर्म से बन जाती है, जो हमें छोटी छोटी फर्म्स है वही इंडस्ट्री कहलाती सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने ऑलरेडी पढ़ा है बीईसीसी 131 में। हमने बताया था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जहां पे रेवेन्यू ग्रेटर होता है कॉस्ट से। जितना भी पैसा आ जाता है हमारे प्रोड्यूस में, उससे कहीं कम जो है वो उस पे खर्चा लगता है। ऐसे प्रॉफिट्स को बताते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहाँ पे अगर हमारे पास सब नॉर्मल प्रॉफिट्स है, वहां पे हमें रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वहां पे जो हमारे प्रोड्यूस से पैसा आ जाता है वो बहुत ही कम है, और जितनी लागत जो है वो हमें ज्यादा होती है। क्या बताते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होता है, कॉस्ट जो लागत होती है प्रोडक्शन को बनाने में वो बहुत ही कम लग जाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है, तो बाकी फर्म्स जो है वो हमारी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट होती है। और अगर कोई फर्म आना चाहती है हमारी इंडस्ट्री में, वो आराम से आ सकती है, वो फ्रीली आ सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। अगर इसी के साथ साथ अगर हमारी इंडस्ट्री में फायदा नहीं होता है, लॉसेस होते हैं, हमें सब नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे तो सब नॉर्मल प्रॉफिट्स है, यहाँ पे तो रेवेन्यू लेस है देन द कॉस्ट। तो अगर जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है, जो ऑलरेडी फर्म्स काम कर रही है हमारी इंडस्ट्री में, अगर वो एग्जिट करना चाहती है, क्विट करना चाहती है, ये इंडस्ट्री छोड़ना चाहती है, तो वो आराम से छोड़ सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, जिसको हम बताते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। उसके बाद हम बताते हैं फीचर नंबर 5। यहाँ पे हमें परफेक्ट नॉलेज टू द बायर, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसा होता है सारे सेलर्स का, उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे शेप हो, चाहे साइज हो, चाहे ब्रांड हो, हर एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक जैसा होता है। इसीलिए जो खरीदने वाला होता है, खरीदने वाले को कोई भी परेशानी नहीं होती, उसका वो प्रोडक्ट क्योंकि एक जैसा होता है, इसीलिए उसको बाज़ाब्ता तौर पे पूरी नॉलेज होती है, उसको नॉलेज में कोई कमी नहीं होती है। किसकी नॉलेज? प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि बताते हैं कि हमें जो खरीदने वाला है, अगर आजकल के मार्केट में हम देखेंगे उसको प्राइस की कोई पता ही नहीं होती है, क्योंकि इतने सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि असल में प्राइस है क्या। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट है जहां पे बायर को, खरीदने वाले को पूरी नॉलेज होती है कि मुझे क्या प्राइस पे करना है इस चीज के लिए।
इसीलिए बताते हैं परफेक्ट नॉलेज टू द बायर। उसके बाद जो हमें मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर है, अगर फर्म्स में एक फर्म से लेबर जो है वो मूव होना चाहता है दूसरे फर्म में, दूसरे से तीसरे फर्म में मूव होना चाहता है, क्योंकि हमेशा एक लेबर काम करता है बेटर वेजेस के लिए। अगर उसको एक फर्म से दूसरे फर्म में ज्यादा वेजेस मिल जाते हैं, क्या वो मूव कर सकता है? क्या वो एक फर्म से दूसरे फर्म में जा सकता है? जरूर जा सकता है, क्योंकि यह ऐसा मार्केट है जहां पे फैक्टर मोबिलिटी फ्री है, यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी है, यहाँ पे मूव हो सकता है एक फर्म से दूसरे फर्म में। यहाँ पे उसको क्योंकि परफेक्ट नॉलेज होती है एक बायर को, और यहाँ पे एक लेबर जो है, जो फैक्टर है, वो परफेक्टली मूव हो सकता है एक फर्म से दूसरे फर्म में परफेक्ट बेटर वेजेस के लिए। जहां पे उसको ज्यादा से ज्यादा वेजेस मिलेंगे वहीं पे वो मूव हो जाएगा, क्योंकि जहां पे उसको फायदा लगेगा वहीं पे वो जाएगा, वो भी फ्रीली मूव हो सकता है। उसके बाद है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर हमें फैक्ट्री से जब मार्केट में सामान लाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली जाते हैं, हम मुंबई जाते हैं, वहां से हमें जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी, अगर वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे भी ले लेंगे, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाता है। जैसे हम दूर दूर इलाकों में जाएंगे, जैसे हम पहलगाम जाएंगे या सोनमर्ग जाएंगे, वहां जो उन पहाड़ों के दरमियान जो शॉप्स होंगे, अगर हम वो सामान ले लेंगे, उस सामान के प्राइस को यहाँ हम मैदानी इलाकों में या श्रीनगर में रिलेट करेंगे उनकी प्राइस कितनी है, तो वो प्राइस जो है उसमें फर्क होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन ऐसा होता है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, जो हमें ट्रांसपोर्ट करने में पैसा लगता है, वो यहाँ पे ऐड नहीं होता है। इसलिए हम बताते हैं जो फर्मर्स है वो होती है, उनको मार्केट वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, क्योंकि उनको प्राइस वही लेना होता है जो कि मार्केट से मिलेगा। मार्केट से वो प्राइस मिलेगा जो सारे मार्केट में चल रहा है, जो सारे सेलर्स को लेना पड़ेगा। इसीलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है वही डिटरमाइन हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? जहाँ पे हमें जहाँ पे जहाँ पे हमें वो मार्केट प्राइस जहाँ जो हमें सारे मार्केट में चल रहा है, जो सारे सेलर्स के लिए है, जो सेलर्स को एक ही प्राइस पे जो चीजें हैं वो बेचनी पड़ेगी। इसलिए हम बताते हैं यहाँ पे कि सेलर इज द प्राइस टेकर रादर देन द प्राइस मेकर। वो अपना प्राइस नहीं बना सकता है। आते हैं डिमांड कर्व पे। जहां तक डिमांड कर्व का सवाल है, यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। हम इसको कर्व के साथ दिखाएंगे, हम एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पे हम शेड्यूल के बगैर ही फिगर बनाते हैं, वरना आज तक मन बी ईसी 131 में जहां पे हमने फिगर बनाई वहां पे चार्ट के साथ ही हमने दिखाया। लेकिन अब हम मार्केट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें फिगर पे दो एक्सिस देनी है, एक कहलाएगी एक्स एक्सिस, दूसरी कहलाएगी वाई एक्सिस। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे प्राइस, क्योंकि हम यहाँ पे बताते हैं पर कंपटीशन नहीं होती है, क्योंकि कितने भी सेलर्स को सारे सेलर्स का प्राइस जो है प्रोडक्ट्स का वो एक ही जैसा रहेगा। यहाँ पे हम देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने डिफरेंट प्राइसेस दिए, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस दिए, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी जो है वो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा। लेकिन क्वांटिटी का बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है
बट जो प्राइस है वो एक ही जैसा रहता है। जिस तरह से हम बताएंगे, अगर 20 प्राइस है, हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट वो 20 रुपीज में ही बिकेगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा होगी। वो जो 20 रुपीज पे 10 यूनिट्स भी होगी, 20 रुपीज पे 20 यूनिट्स भी होंगे, 20 रुपीज पे 30 यूनिट्स भी होंगे, 20 रुपीज पे 40 यूनिट्स भी होंगी, 20 रुपीज पे 50 यूनिट्स भी होंगी, 20 रुपीज पे 60 यूनिट्स भी होंगी, 20 रुपीज पे 70 रुपीज भी होंगे। यानी कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, और प्राइस जो है एक ही प्राइस पे बहुत ज्यादा डिमांड। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे जो डिमांड कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म पे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो हमें उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे हमेशा मार्केट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन जहां तक इसके फीचर्स का सवाल है, जैसे हमने फीचर्स देखे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है, यहाँ पे फर्मर्स बहुत ज्यादा आ सकती है। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फर्मर्स को आने की इजाजत है, जो भी अट्रैक्ट हो जाती है इस इंडस्ट्री की तरफ वो आ सकती है, ताकि वो भी अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो कमाए। लेकिन यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, बाकी फर्मर्स को क्या मिलेगा, उन 2-3 फीचर्स की वजह से यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही मिल जाता है। क्योंकि जो फर्मर्स है वो प्राइस टेकर है, वो प्राइस मेकर नहीं है, वो अपना प्राइस नहीं बना सकते हैं। उनको जो मार्केट से प्राइस मिलता है वही उनको लेना ही लेना है। इसीलिए बताते हैं कि जो फर्म होती है दैट इज द प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर। अब आते हैं हम इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहां पे हमें मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। हम यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, क्योंकि हमने पहले ही बताया ये जो हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमें हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये हमारा जो मार्जिनल वो प्राइस के बराबर होता है। हमने पहले ही ये बताया है बीईसीसी 131 में कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे हम बता सकते हैं जो एवरेज रेवेन्यू वही प्राइस के बराबर है, जो मार्जिनल रेवेन्यू वही प्राइस के बराबर है। इसीलिए क्योंकि हमने ये प्रूव भी किया था, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो होता है टी आर, यानी कि टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जो टी आर होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यानी कि पी इंटू क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड बाई क्यू। क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्राइस के बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्राइस रहता है। इसीलिए एवरेज रेवेन्यू करो जो है वो प्राइस के बराबर होता है, और ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। अब हमें ये जो एवरेज रेवेन्यू है वो बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, और ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। जब हमें ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो ये हमें जो है यही पॉइंट हमें है जो हमें इक्विलिब्रियम देता है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम आउटपुट रखेंगे 1 या 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू रखेंगे 10, 10, 10, 10, 10, 10, जो कि एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो जो प्राइस के बराबर है, यानी कि प्राइस एक जैसा रहेगा। मार्जिनल कॉस्ट जो है हमने पहले ही बताया है ये कि हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल
ओडीसी इकोनॉमीज ऑफ स्केल राइज होती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही, जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाई वैसे वैसे ही पहले पहले पीरियड में कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन ऐसा कंटिन्यू नहीं होता रहता है, लगातार नहीं होता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है फिर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए हम पहले दिखाएंगे, पहले 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13। यहाँ पे हमें जो 10 है यानी कि ये हमें 4 पे या 5 पे या 6 पे या 7 पे या 8 पे या 9 पे या 10 पे, वो हमेशा 10 ही रहेगा। यानी कि 10 पे हमें 10, 10 पे हमें 20, 10 पे हमें 30, ये हमें प्राइस जो है एक जैसा रहता है। क्वांटिटी कितनी भी हम डिमांड करें लेकिन प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा सेलर्स है, बहुत ज्यादा बायर्स है। अगर कोई सेलर सेल नहीं करता है, अगर कोई बायर बाय नहीं करता है तो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट। हमने पहले ही बताया जब हमें मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है तब हमें इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म आ जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म वो हमें बराबर होता है जहां पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना रेवेन्यू होगा, एवरेज रेवेन्यू होगा, वो है बराबर मार्जिनल रेवेन्यू के, और वही है बराबर मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट की करू हम देते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हमें मिल जाते हैं। वही पॉइंट है जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट है, जहाँ पे हमें जो नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पे होता है जहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। और भी है हमारे पास क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट। यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि हमें सेलर्स के बेसिस पे, जो भी सेलर्स है, सेलर्स कितने हैं, सेलर्स एक है, दो है, दो से ज्यादा है, इसके बेसिस पे हम मार्केट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमें जो मार्केट आता है वो है मोनोपोली। मोनोपोली जो है ऐसा मार्केट है, इसमें दो वर्ड्स आते हैं। एक होता है मोनो, दूसरा होता है पॉली। मोनो होता है सिंगल, पॉली होता है सेलर। मोनोपोली जो है ऐसा मार्केट होता है जहां पे हमें सिंगल सेलर और बहुत सारे बायर्स होते हैं। यानी कि बेचने वाला तो एक ही है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कौन बेचता है? ये गवर्नमेंट बेचती है। और जो बायर्स है, जो खरीदने वाले हैं, वो तो हमें सारा इंडिया है, हर एक को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे उसका सबस्टिट्यूट भी क्लोज सबस्टिट्यूट नहीं है। हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट से ही क्यों लें, किसी और से क्यों ना लें। इसीलिए यहाँ पे जिस तरह से हमारे JNK में हम गवर्नमेंट के तहत है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर है। इसीलिए या रेलवे रिजर्वेशन इन इंडिया, रेलवे रिजर्वेशन जो है वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। इसीलिए ये जो है, ये मार्केट जो है, इसको हम बताएंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हमें सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे जो है बायर्स होते हैं। इसमें सिंगल सेलर, बेचने वाला एक और खरीदने वाला बहुत सारे होते हैं। इसके फीचर्स पे आते हैं। पहला वाला फीचर जो है वो है सिंगल सेलर। यहाँ पे इस मार्केट में एक ही बेचने वाला होता है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल हो, चाहे वो गवर्नमेंट जो है वो खुद हो। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। इसका मतलब खरीदने वाले अगर एक जो बायर है
वो बाय नहीं करता है तो मार्केट प्राइस पे कोई भी उतना इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री, जो तीसरा फीचर है, यहाँ पे कोई भी फर्म अट्रैक्ट हो जाएगी लेकिन उसको नहीं मिलेगी एंट्री इस हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि वो सिंगल सेलर है और कोई किसी और को इजाजत नहीं है इस मार्केट में आने की, क्योंकि यहाँ पे ये मोनोपोली मार्केट है, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री। उसके बाद और एक फीचर है, वहां पे जो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट, जो मोनोपोली का प्रोडक्ट होता है, जो इस सिंगल सेलर का प्रोडक्ट होता है, उसको कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जिस तरह से हम बाकी मार्केट्स में देख सकते हैं, अगर हमने एक सेलर का प्रोडक्ट नहीं लिया, हम दूसरे सेलर का प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जिस तरह से पेप्सोडेंट टूथपेस्ट है, अगर हम पेप्सोडेंट नहीं लेना चाहेंगे और कॉलगेट ले सकते हैं, अगर कॉलगेट नहीं है तो सिबाका ले सकते हैं, इस तरह से, क्योंकि उनमें क्लोज जो है सब्स्टिट्यूट्स है। लेकिन मोनोपोली का प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई भी उसको इस प्रोडक्ट के बगैर कोई भी और प्रोडक्ट नहीं ले सकता है। जिस तरह से अगर सब्स्टिट्यूट है, वो है जनरेटर, लेकिन वो है इन्वर्टर, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, वो हमें वो काम नहीं दे सकते हैं जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी से काम लेते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जो मोनोपोली का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग प्राइस है। जिस तरह से मोनोपोलिस्ट को लगता है कि मुझे किस मार्केट में कौन सा प्राइस देना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो अर्बन एरियाज में जहाँ पे एलीट क्लास लोग रहते हैं, वहां पे अच्छा खासा प्राइस देना है, वहां पे लोग पे कर सकते हैं। जो हमें दूर दराज इलाके हैं, जिस तरह से आज मीटर्ड एरियाज में एक प्राइस होती है इलेक्ट्रिसिटी की और नॉन मीटर्ड एरियाज में अलग प्राइस होती है, जो हमें फार फ्लंग एरियाज होते हैं वहां पे अलग प्राइस होती है, वहां पे कम प्राइस होती है, और जो लीड क्लासेस है, जो कॉलोनीज हैं, वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्राइस होती है। तो ऐसे प्रोसेस को बताते हैं, ऐसे एक्ट को बताते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन होती है इस मार्केट में, वो सबसे ज्यादा होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जो बायर है वो मजबूर होता है कि मैं इसका प्रोडक्ट लेना है अगर मुझे किसी भी प्राइस पे मिल जाए। यहाँ पे हमें जो सेलर होता है, वो क्या होता है, वो प्राइस मेकर होता है, वो अपना प्राइस बनाता है। उसको ये जरूरत नहीं है कि मुझे कौन सा प्राइस देना है, उसको वही प्राइस देना है जिसपे उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए। यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पे इसको ये सोचना है कि मुझे कॉस्ट कहाँ पे किस जगह पे कम होना चाहिए और revenue जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके मुझे मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हमें ये जो सेलर है इस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में, ये होता है प्राइस मेकर। इसीलिए वहां पे हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि वहां पे प्राइस टेकर उसको मार्केट की प्राइस देना होता था, प्राइस होता है उस प्राइस पे
हैं, लेकिन जो हमें सारे बायर्स, बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा, खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बेचने वालों का प्रोडक्ट होता है, हमने देखा परफेक्ट कंपैरिजन में वो एक जैसा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपैरिजन में हमने देखे बहुत जो तादाद है सेलर्स की, जो खरीदने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, जो बेचने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो बेचने वालों का प्रोडक्ट होता है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है, वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो ऐसे मार्केट को बताते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपैरिजन। आते हैं इसके फीचर्स पे। हमारे पास जो पहला वाला फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। वो बहुत ज्यादा सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स मतलब कि सेलर्स जो है, बेचने वाले जो है बहुत ज्यादा है। अगर कोई बेचने वाला अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता है तो मार्केट प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई बायर बाय नहीं करता है, अगर वो बेचता अपना प्रोडक्ट बेचता नहीं है तो मार्केट प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे हर एक बेचने वाले का प्रोडक्ट जो है वो मुख्तलिफ किस्म का होता है, यानी कि यहाँ पे नाम अलग अलग होता है लेकिन काम एक ही जैसा होता है। जिस तरह से हमारे पास शैम्पूज आ जाते हैं, जिस तरह से हमारे पास टॉयलेट सोप आते हैं, चाहे लाइफ बॉय हम ले लें लेकिन लास्ट में सोप ही लिखा होता है, चाहे हम लिटल सोप ले लें लेकिन लास्ट में सोप ही लिखा होता है, चाहे हम ट्रेसमी शैम्पू ले लेंगे, चाहे हम हेड एंड शोल्डर्स ले लेंगे, चाहे हम पैंटीन ले लेंगे, लेकिन लास्ट में वो शैम्पू ही होता है। ये क्या है? ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है, उनमें कोई भी फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। अगर इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी फर्म से इंडस्ट्री बन जाती है, अगर इस इंडस्ट्री में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो यहाँ पे अगर कोई नई फर्म आना चाहती है, एंटर होना चाहती है, वो एंटर हो सकती है। अगर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं, अगर कोई फर्म क्विट करना चाहती है, एग्जिट करना चाहती है, वो एग्जिट कर सकती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस मार्केट में कभी भी खरीदने वाले को पूरी नॉलेज नहीं होती है प्राइस के बारे में, उसको ये पता नहीं है कि असल में प्राइस है क्या। चाहे टूथपेस्ट हो कोलगेट, चाहे टूथपेस्ट हो पेप्सोडेंट, लेकिन उनकी प्राइस अलग अलग होती है। शैम्पू कोई भी हो, चाहे वो हमारे पास हेड एंड शोल्डर्स हो, चाहे वो ट्रेसमी हो, चाहे वो पेंटेन हो, लेकिन उनकी प्राइस अलग अलग होती है। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज कभी भी एक बायर को नहीं मिल जाती है कि मार्केट में आखिर प्राइस है क्या, ये कौन सी प्राइस है, ये 20 रुपए है या 40 रुपए है या 100 है, ये कौन सी प्राइस असल में इस प्रोडक्ट की है, वो कंफ्यूज होता है। इसलिए यहाँ पे कभी भी परफेक्ट नॉलेज बायर नहीं होता। यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर नहीं है। यहाँ पे एक फर्म से दूसरे फर्म में आसानी से लेबर नहीं जा सकता है। अगर वो मूव करना चाहता है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की तरह यहाँ हमें मूव नहीं होता है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे हर एक सेलर चाहता है मेरा ही प्रोडक्ट बिक जाए, मेरे प्रोडक्ट में ही ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें आ जाए, मेरे प्रोडक्ट को ही ज्यादा लोग चाहें। इसीलिए यहाँ पे जो सेलर होता है वो हर एक चाल चलता है ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा चले, मुझे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल जाए। इसीलिए क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सेलिब्रिटीज होती हैं, जो लोग फेमस होते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं लोगों को लाते हैं और उन्हीं से एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट की कराते हैं, ताकि लोग जो है वो इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। जिस तरह से हमारे पास एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनसे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कराते हैं
ताकि इनका इस फर्म का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चले। जिस तरह से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, शैम्पूज की एडवर्टीजमेंट ज्यादा आ जाती है, टूथपेस्ट की एडवर्टीजमेंट ज्यादा आ जाती है, ऑयल्स की एडवर्टीजमेंट ज्यादा आ जाती है, ताकि ये प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोग ले लें। इस तरह से यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट जो है वो ऐड हो जाता है। अगर एक फर्म ने भी प्रोडक्ट बनाए, अगर बी फर्म ने भी प्रोडक्ट बनाया, अगर सी फर्म ने भी प्रोडक्ट बनाए, अगर ए ने एडवर्टीजमेंट नहीं की तो ए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर बी ने एडवर्टीजमेंट की उसका कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो फीचर्स है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, यानी कि हमेशा प्राइस से, यानी कि कोई एक सेलर प्राइस अप करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, या अगर एक सेलर प्राइस को डिक्रीज करता है, दूसरा भी करता है, तीसरा भी करता है, चौथा भी करता है। इस तरह से एक लीडर बन जाता है। जैसे वो स्टार्ट करता है सेलर प्राइस डिक्रीज करने का, एक लीडर बन जाता है, बाकी फॉलोवर्स बन जाते हैं, ताकि जो हमें प्रॉफिट है ज्यादा से ज्यादा बायर्स हमारे पास आ जाए। इस तरह से वो ऐसे एक्ट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चाल चली जाती है, वो होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि वार करना है, बल्कि प्राइस से नहीं किसी और चीज से। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट रखते हैं। आपने भी सुना होगा, बाय वन गेट टू फ्री, या बाय टू गेट वन फ्री, या बाउल्स होते हैं, या कोई गिफ्ट होता है, या बकेट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास सर्फ के साथ बकेट होता है, या साबुन के साथ उसका सोप केस जो है वो फ्री होगा, या जो बिस्किट्स है उसके साथ बोल फ्री होगा। ऐसे ऐसे जो प्राइस के थ्रू वार नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे गिफ्ट से, जो ये फ्री गिफ्ट दिए जाते हैं, उससे जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इसको बताते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। आते हैं इसकी डिमांड कर्व पे। पहले हम इसकी डिमांड कर्व देखते हैं। डिमांड कर्व जो है इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम पहले दे देते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो डिमांड कर्व है वो है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि जितना यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो जाएगा उतनी डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। पहले हम सारे मार्केट्स को डिस्कस करेंगे विद फीचर्स, उसके बाद हम अलग अलग से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आते हैं अब और एक मार्केट पे जिसका नाम है ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली, ओलिग होता है फ्यू, पॉली होता है सेलर। यहाँ पे ये ओलिगोपॉली ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमें कुछ ही सेलर्स हैं और लेने वाले जो हैं, जो खरीदने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे सेलर दो भी हो सकते हैं कि एक से ज्यादा जो है उसको हम फ्यू बताते हैं, जिसको हम बताते हैं चंद ही बेचने वाले। चंद ही मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, अप टू 10। अगर यहाँ पे दो सेलर्स होंगे तो इसको बताते हैं डिओपॉली, यानी कि डिओपॉली जो है ये टाइप ऑफ ऑलिगोपॉली है। तो इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। हमने देखा ऑलिगोपॉली में फ्यू सेलर्स हैं। ऑलिगोपॉली में जो फ्यू सेलर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। इनमें आपस में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि जब दो ही सेलर्स होंगे उनमें कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है, बहुत ज्यादा मुकाबला रहता है, ये एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो फ्यू होते हैं लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन, जो एंट्री है, यहाँ पे जो हमें बाकी फर्म्स अगर वो अट्रैक्ट होती है हमारी इंडस्ट्री की तरफ तो वो नहीं आ सकती है। यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। अगर दो ही सेलर्स होंगे, अगर डिओपॉली होगा, अगर दो सेलर्स होंगे
उनका अक्सर जो प्रोडक्ट होता है वो यकसा होता है, वो एक जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन लग जाता है। अगर हमें दो से ज्यादा होते हैं तो उनका प्रोडक्ट यूजुअली डिफरेंशिएटेड होता है। तो ऐसा मार्केट है ये ओलिगोपोली, जहाँ पे प्रोडक्ट यकसा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें जो सब फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स है, यहाँ पे जो कार्टेल्स बन जाते हैं सेलर्स के बीच में, ताकि वो अपना जो कंपटीशन है वो खत्म करें, अपनी जो राइवलिटी है वो खत्म करें। यहाँ पे एग्रीमेंट्स बन जाते हैं जिनको हम कार्टेल्स बोलते हैं। ये एग्रीमेंट किस लिए बन जाता है कि हम कोई भी प्राइस को डिक्रीज नहीं करेंगे। अगर हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो बाकी भी फॉलोवर्स बनेंगे, इसीलिए यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है सेलर्स के बीच में, जिसको कार्टेल्स बोलते हैं। इन कार्टेल्स की वजह से आपस में कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है। कभी कभार सेलर जो है वो मोटिवेट हो जाता है कार्टेल्स बनाने में, कभी कभार जो सेलर होता है वो नहीं होता है मोटिवेट कार्टेल्स बनाने में। अगर कार्टेल्स बन जाते हैं ओलिगोपोली में, उसको बताते हैं कोलिसिव ओलिगोपोली। अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स बन जाती है सेलर्स के बीच में कंपटीशन को खत्म करने के लिए, उसको बताते हैं कोलिसिव ओलिगोपोली। अगर हमें कार्टेल्स नहीं बन जाते हैं ओलिगोपोली में, सेलर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन जाता है, उसको बताते हैं नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। और यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस इसकी वजह से, इन कार्टेल्स की वजह से, इस वार की वजह से, प्राइस वार की वजह से यहाँ पे हायर डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस रहती है। क्योंकि अगर एक सेलर जो है वो कोई एक्शन करता है, उसका रिएक्शन जो है दूसरा सेलर देता है, फिर उसका रिएक्शन तीसरा सेलर देता है। यहाँ पे डिपेंडेंस जो है हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर प्राइस वार रहता है। इसीलिए अगर कोई भी सेलर प्राइस को कम करता है, दूसरा करने पे मजबूर हो जाता है, तीसरा करने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे अक्सर कार्टेल्स बन जाते हैं। लेकिन इनका जब डिमांड कर्व देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉसिबल है टू डिटरमाइन द डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हम जो डिमांड कर्व है वो डिटरमाइन नहीं होता है। एक ऐसा मार्केट ओलिगोपोली ही है जहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं कि डिमांड कर्व अपवर्ड्स है कि डाउनवर्ड्स है या हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, यहाँ पे डिटरमाइन नहीं होता है। चलिए रिकैपिटुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया मार्केट। मार्केट क्या होता है, मार्केट के कितने फार्मर्स होते हैं। मार्केट ऐसी फैसिलिटी होती है, क्योंकि हमने बताया कि इकोनॉमिक्स में मार्केट के लिए कोई खास जगह की जरूरत नहीं होती। मार्केट जो है ऐसा सिस्टम है, ऐसी फैसिलिटी है जहां पे भी हमें खरीदने और बेचने की फैसिलिटी मिल जाती है, उसको हम मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर जगह की, किसी खास टाइम की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह से आज ऑनलाइन शॉपिंग होती है, आज हम टीवी पे भी शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम, जो सेलर होता है वो बायर को नहीं देखता है, जो बायर है वो सेलर को नहीं देखता है। कोई खास टाइमिंग नहीं है कि हम किस टाइम पे जो है वो हम ट्रांजैक्शन करें, वो जरूरी नहीं है। इसीलिए हम किसी भी टाइम पे बाय कर सकते हैं। उसको ऐसे जो फैसिलिटी है उसको हम बताते हैं मार्केट। लेकिन जो BECC 132 में जो मार्केट को क्लासिफाई किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कितना मुकाबला है सेलर्स के बीच में, कितना कैसा मुकाबला है सेलर्स के बीच में, कितने सेलर्स के बीच में, उस बेसिस पे हमने मार्केट को क्लासिफाई किया है बहुत सारे टाइप्स में। पहला वाला हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद हमने देखा मोनोपोली, उसके बाद हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके बाद हमने देखा ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जहां पे बहुत सारे जो खरीदने वाले होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो सोल्ड आउट करते हैं,
वो प्रोडक्ट्स जो यकसा होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उनको हम बताते हैं, ऐसे मार्केट को बताते हैं जहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले होंगे, जहाँ पे बहुत सारे खरीदने वाले होंगे और जो बेचने वाले हैं वो एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं, उसको उस मार्केट को बताते हैं परफेक्ट कंपटीशन। इसके फीचर्स पे हमने पढ़े थे, तो हमने बताया पहला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे इतने बेचने वाले इस मार्केट में कि अगर कोई बेचने वाला अपना प्रोडक्ट बेचता नहीं है, जो दूसरा फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अगर बेच जो खरीदने वाले हैं, अगर कोई खरीदार खरीदता नहीं है तो मार्केट प्राइस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मार्केट प्राइस पहले भी वही था, अब भी वही है। यहाँ पे हमारा तीसरा फीचर है, वो है प्रोडक्ट के बारे में, होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो हर एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा होता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, ना ही साइज में, ना ही शेप में, ना ही ब्रांड में, ना ही पैकिंग में, ना ही उसको जो साइज होता है, कलर होता है, वो हर एक फीचर जो है वो एक जैसा होता है। उसके बाद फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। हमारी इंडस्ट्री में अगर बहुत सारी फर्म्स हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री बहुत सारी फर्म्स से बन जाती है, अगर फर्म्स ये मानते हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और हम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, कोई भी फर्म हो वो आ सकती है इस इंडस्ट्री में। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बहुत छोड़ देना चाहती है इस इंडस्ट्री को, अगर वो तर्क करना चाहती है, अगर वो क्यूट करना चाहती है, वो कर सकती है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद परफेक्ट नॉलेज टू द बायर। जो खरीदने वाला होता है उसको पूरी नॉलेज होती है प्राइस के बारे में, होती। यहाँ पे जो प्राइस है वो एक जैसा नहीं हो, वो एक जैसा होता है, वो डिफरेंट नहीं होता है, वो मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो होमोजेनियस प्रोडक्ट की वजह से एक ही प्राइस होता है। यहाँ पे अगर कोई फर्म आना चाहती है वो आराम से आ सकती है, अगर क्यूट करना चाहती है वो जा सकती है। यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज टू द बायर, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है और एक ही प्राइस है, और यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होती है बायर को। इसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। अगर लेबर जो है एक फर्म से दूसरी फर्म में जाना चाहता है बेटर वेजेस के लिए, तो वो जा सकता है, वो मूव हो सकता है एक फर्म से दूसरे फर्म में बेटर वेजेस के लिए, ताकि उसको अच्छे से अच्छे वेजेस मिल जाए। यहाँ पे किसी भी कॉर्नर में प्रोडक्ट हो, कहीं पे भी हो, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होता है, वरना अक्सर देखा गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हमेशा ऐड हो जाता है, उससे प्राइस जो है वो रेज हो जाती है, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ का जो सेलर है वो है प्राइस टेकर, उसको प्राइस लेना है मार्केट से, जो सारे मार्केट में प्राइस होगा वही हर एक सेलर को लेना है। कोई भी अपना प्राइस नहीं बना सकता है, चाहे उस प्राइस पे जो मार्केट प्राइस है, चाहे उस पे मुनाफा हो या ना हो, लेकिन उसको मार्केट से ही प्राइस लेना है। इसीलिए हम बताते हैं यहाँ पे सेलर इज द प्राइस टेकर। यहाँ पे सेलर जो है उसको प्राइस लेना है मार्केट से, वो बनाने वाला नहीं है, उसको अपना प्राइस नहीं बनाना है जिस पे वो क्या करें, वो खरीदे या बेचे।
इसलिए यहाँ पे जो सेलर है हम जो बेचने वाले की बात कर रहे हैं, जो बेचने वाला है उसको मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा वही प्राइस लेना है। यहाँ पे हम फिगर से दिखाते हैं डिमांड को। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जो इसका डिमांड को है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्सिस है, वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को। वो दिखाता है, इस डिमांड कर्व से हम दिखाते हैं कि प्राइस तो एक ही है लेकिन डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि 20 रुपीज पे हमें 10 यूनिट्स भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है। बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन एक ही प्राइस पे। इसके बाद हमने देखा था मोनोपोली। मोनोपोली ऐसा मार्केट है जहां पे हमें सिंगल सेलर है, यहाँ पे हमें सिंगल सेलर है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बायर्स है। एक ही सेलर सिंगल सेलर है और बहुत सारे खरीदने वाले हैं, तो इसको इस मार्केट को बताते हैं मोनोपोली। तो इसके फीचर्स पे हमने हमने पढ़े थे, हमने उनको डिस्कस किया था। पहला है सिंगल सेलर और दूसरा फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तीसरा फीचर हमने बताया था, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर एक मार्केट में एक प्राइस होगी, दूसरे मार्केट में वो प्राइस नहीं होगी मोनोपोली प्रोडक्ट की, क्योंकि वो जो है वो हमेशा देखता है जिस प्राइस पे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए वही प्राइस वो बनाता है। इसीलिए उसको पता होता है किस मार्केट से वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस फैच करे तो वही प्राइस उसको लेना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सप्लॉइटेशन पावर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। हमने एग्जाम्पल दी, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें गवर्नमेंट के अंडर है। कभी कभार आज कल के जमाने में जो ऐसा मार्केट है वो हमें गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाता है। नमस्कार।